नमस्कार दोस्तों। एमपी बोर्ड सोशल साइंस कक्षा 8 का लेसन 5 पढ़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या पढ़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेसन 5 है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। हम इसमें क्या जानेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, लोकतंत्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग क्यों आवश्यक है, वयस्क मताधिकार क्या है, मतदान और उसका महत्व क्या है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियां कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। अब हम इस लेसन में जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें हम, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है आप अब देखेंगे। राष्ट्रीय लक्ष्य जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधि कानून बनाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती है। हमारा देश, आप मेरे साथ देखते जाएं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता रहता है, वह दिन रात कार्य करता रहता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधि कानून बनाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ मजबूत करती है। अब हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। क्या है दोस्तों? हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। फिर आता है राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। अब हम इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करें, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतंत्री विधि से करनी चाहिए, लोकतंत्री विधि से करनी है। हमारे देश में संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना की गई है। इस पद्धति में सरकार का गठन जनता करती है। तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोकतंत्री विधि से करनी है। हमारे देश में संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना की गई है। इस पद्धति में सरकार का गठन जनता करती है। फिर आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? तो हम लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ देखेंगे। लोकतंत्र अब इसमें हम देखेंगे लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकार की प्राप्ति हो। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो। समाज के सभी वर्गों को का विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के
उपलब्ध हो, यानी समाज के सभी वर्गों का विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हो। फिर है लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक उत्तम सरकार का निर्वाचन करना नागरिकों का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे सरकार जनहित में कार्य कर सके। इससे क्या है, प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे सरकार जनहित में कार्य कर सके। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तथा शासन का संचालन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक नागरिक को निर्वाचित या अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तथा शासन का संचालन करते हैं। अब भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत में क्या है दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतांत्रिक शासन है। यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। क्या है, यह जनता के प्रति उत्तरदायी है, न कि उन पर कोई से थोप सकते हैं। तो यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, उसे मत देने तथा चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण करना है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, उसे मत देने तथा चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण है। स्वतंत्रता, फिर आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। इनके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। किनके बिना? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में दोस्तों हम देखेंगे, स्वतंत्रता व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके तथा राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है। कौन करता है उन परिस्थितियों का निर्माण? राज्य करता है। राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं, पर यदि स्वतंत्रता को इस अर्थ में लिया जाए तो वह स्वेच्छाचारिता में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थिति की आवश्यकता होती है जिसमें वह रहकर अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है। राज्य में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं,
पर यदि स्वतंत्रता को इस अर्थ में लिया जाए तो वह स्वेच्छाचारिता में परिवर्तित हो जाती है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्ण बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। अतः वास्तविक स्वतंत्रता अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था को स्वीकार करती है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्णतः बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती, अतः वास्तविक स्वतंत्रता अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था को स्वीकार करती है। फिर स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। उसे व्यक्तित्व स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध लगाते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों, भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध लगाते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वो अपनी बात रख सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन या मीटिंग करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में कहीं घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार स्वीकार किया गया। तो व्यक्ति को ये सारी स्वतंत्रता दी गई है। तो जैसे संघ बनाने का, अपनी बातें रखने का भी, अपनी अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूम सकता है, इन सभी चीज़ों की उसको स्वतंत्रता है। फिर आता है दोस्तों समानता। अब हम समानता के बारे में जानेंगे। तो समानता नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, कानून के समक्ष समान है। क्या है दोस्तों? समान है कानून के। समानता नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य उसको ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय या लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, कानून के समक्ष वह समान है। अब आता है दोस्तों समानता के प्रकार। हम देखेंगे समानता के क्या क्या प्रकार हैं। तो समानता के क्या प्रकार हैं? सामाजिक समानता। दोस्तों सबसे पहला है इसमें सामाजिक समानता, यानी कि सामाजिक समानता यानी कि सभी को समाज में बराबरी का अधिकार हो। फिर आता है राजनीतिक समानता, यानी कि सभी को राजनीतिक स्तर पर भी समानता का अधिकार होता है। फिर आता है आर्थिक समानता। तो ये समानता के 3 प्रकार बता रखे हैं: सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। अब समानता का महत्व। दोस्तों समानता का महत्व तो समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। नंबर 2 है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समानता आवश्यक है। नंबर 4 देखेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको स्वतंत्र
निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर आता है दोस्तों न्याय। हम न्याय देखेंगे। न्याय तो न्याय किसी चीज़ के सही, उचित और तार्किक होने की ओर संकेत करता है। न्याय किसी चीज़ के सही, उचित और तार्किक होने का संकेत करता है। प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक समाज में न्याय वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। प्रजातांत्रिक समाज में न्याय वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। समाज में व्यवस्था बनी रहती है। न्याय का लक्ष्य संपूर्ण समाज की भलाई है। न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है, जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहे। जिसमें समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहे। फिर न्याय की धारणा सत्य तथा नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा कानून के पालन को सुनिश्चित किया गया है। तो दोस्तों क्या है कि हमारा जो संविधान है वह न्याय की धारणा सत्य तथा नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा कानून के पालन को सुनिश्चित किया गया है। फिर है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आप अंत तक बने रहें। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने पंथ उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य, धर्म एवं संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों ये क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने पंथ उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य, धर्म एवं संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कि किसी पंथ विशेष को प्रधानता देते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का संविधान उसे इस्लामिक गणराज्य घोषित करता है। हमारे संविधान में घोषित किया गया है कि हमारा राज्य धर्म पंथ निरपेक्ष है। राज्य ने किसी भी पंथ को मान्यता नहीं दी है। सभी नागरिकों को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है। यह आवश्यक है कि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर समझना चाहिए। दोस्तों हमको क्या करना चाहिए कि हमारे संविधान में घोषित किया गया है कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है। राज्य ने किसी भी पंथ को मान्यता नहीं दी है। सभी नागरिकों को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है। यह आवश्यक है कि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर समझना चाहिए। दोस्तों फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, तो इसमें हम देखेंगे हमारा एक अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग है। इसके लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की नीति तथा निशस्त्रीकरण को अपनाया है। हमारा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग का।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने पंचशील के सिद्धांत एवं गुट निरपेक्षता को निःशस्त्रीकरण को अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ भी कर सके तो उसे करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। फिर आता है दोस्तों गुट निरपेक्षता। अब इसमें देखेंगे शक्ति गुटों या सैनिकों गठबंधनों से पृथक तथा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचार रखना ही गुट निरपेक्षता है। शक्ति गुटों या सैनिक गठबंधनों से पृथकता तथा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचार रखना ही गुट निरपेक्षता है। फिर है निःशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने अथवा शस्त्रों को कम या समाप्त करने से है। निःशस्त्रीकरण विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है। आज संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि यदि विश्व के किसी भी भाग में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। हमारे पड़ोसी देशों और विश्व में जो कुछ घटित होता है उसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश है और जो विश्व में घटित हो रहा है उसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते हैं। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी करनी होगी और इसके लिए आवश्यक हथियार रखने ही होंगे। यदि हम संसाधनों का अधिकांश भाग अपनी रक्षा पर व्यय करते हैं तो हमारे सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हथियार और आर्थिक विकास दोनों पर पूर्ण और संतुलित ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे हमको एक ही तरफ ही आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ हम ध्यान दें, हमको दोनों तरफ उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के प्राचीन काल से ही पक्षधर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में सह अस्तित्व और सहिष्णुता की नीति रही है। खंड बा में हम देखेंगे लोकतंत्र एवं नागरिक। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप अंत तक बने रहें। लोकतंत्र शासन एक प्रकार है या एक राजनीतिक आदर्श भी है। लोकतंत्र बहुमत का शासन है मात्र नहीं, वरना यह इस बात को निर्धारित करने का तरीका है कि कौन लोग शासन करेंगे और किन उद्देश्यों के लिए शासन किया जाएगा। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए और जनता का शासन है। यदि इसे स्पष्ट किया जाए तो इसका अर्थ होगा कि जनता की सरकार, अर्थात जनता की ओर से सरकार, जनता के लिए सरकार, न कि सरकार क्या है, जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, और अर्थात जनहित के लिए कार्य करने वाली सरकार, जनता के द्वारा सरकार अर्थात प्रतिनिधि मूलक सरकार। लोकतंत्र को सभी प्रकार की शासन पद्धतियों में अच्छा माना
गया है, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती है। दोस्तों फिर आता है लोकतंत्र एवं नागरिक। आदर्श लोकतंत्री सरकार तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे। आदर्श लोकतंत्री सरकार तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे। दोस्तों यह ध्यान देने की बात है, नागरिकों को अपने देश क्षेत्र की समुचित जानकारी रहेगी, वे सही निर्णय ले सकेंगे। इसलिए नागरिकों को समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके। दोस्तों लोकतंत्र में नागरिक को जागरूक रहना आवश्यक होता है। नागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों पर विचार विमर्श और आलोचना करने का अधिकार होता है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों पर विचार विमर्श और आलोचना करने का अधिकार है। उन्हें सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का भी अधिकार है। ऐसे लोकतंत्र जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम जानेंगे। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। वे मतदाताओं को अपनी नीति कार्यक्रम समझाते हैं तथा राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। वे जनमत का निर्माण भी करते हैं। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। जो दल बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है। जो दल अल्पमत में होता है वह प्रतिपक्ष दल का कार्य करता है, यानी विपक्ष का कार्य करता है। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रतिपक्ष प्रश्न, उपप्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव लाकर नियंत्रण रखता है। तो ये विपक्ष का काम होता है, जिससे सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए बाध्य होती है। फिर आता है दोस्तों वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार को अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में स्वीकार किया गया है। यह मताधिकार का सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। मताधिकार नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। लिंग, जाति, वर्ग, पंथ के भेदभाव के बिना यह अधिकार सबको प्राप्त है। हमारे देश में 18 वर्ष से जो भी उम्र पार कर चुके हैं उनको मत देने का अधिकार कानून ने दिया है। इसे हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग स्वविवेक से अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों उसके बाद आता है मतदान और उसका महत्व। तो मतदान और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान का बहुत अधिक महत्व होता है।
मतदान द्वारा मतदाता यह तय करता है कि वह किस प्रकार के प्रतिनिधि को अपने शासन के रूप में चाहता है। अब तक हमारे देश में संघ सरकार के लिए 14 सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो अपने मत का प्रयोग करने की अपनी इच्छा से कर सकता है। अपने मत का प्रयोग वह अपनी इच्छा से कर सकता है। हमारे देश में कुछ नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि जागरूकता की कमी, उनमें जागरूकता की कमी और शिक्षा का अभाव। कुछ नागरिक उदासीनता के कारण भी मतदान नहीं करते हैं। कुछ सोचते हैं कि मुझे इससे क्या लाभ होगा। वे यह अनुभव नहीं करते हैं कि चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार है। चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार है ही नहीं, अपितु कर्तव्य भी है। जब मतदाता के सामने अनेक प्रत्याशी होते हैं तो उसे उनमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। मतदाता को प्रत्याशी चयन करते समय उनके गुणों तथा उनके सामाजिक कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। उसे ऐसे व्यक्ति को अपना मत देना चाहिए जो जनता की भलाई का कार्य निष्ठा से कर सके। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में राजनीतिक दलों के उद्देश्य और कार्यक्रम दिए होते हैं। नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे राजनीतिक दलों प्रत्याशी को अपना मत दें। कार्यक्रम दिए होते हैं। नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी को अपना मत दें जो देश की एकता अखंडता बनाए रखने और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर हो। जाति धर्म या क्षेत्र विशेष की भावना से प्रेरित मतदान लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। जाति धर्म या क्षेत्र विशेष की भावनाओं से प्रेरित मतदान लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। फिर आता है नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जिसकी व्यवस्था देश के संविधान के अंतर्गत की जाती है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। दोस्तों, क्या होती है? जो न्यायपालिका होती है वो संविधान की संरक्षक होती है। अतः मौलिक अधिकारों को न्याय का संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, हम देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, इन अधिकारों ये हमारे संविधान से प्रदत्त अधिकार हैं, हमें प्राप्त हैं। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जिस प्रकार हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, उसी प्रकार हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी उत्तरदायी रहें। तब ही राष्ट्र का विकास हो सकेगा। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों में कुछ कर्तव्य इस प्रकार हैं। अब दोस्तों, ये तो हमारे अधिकार हो गए थे। अब कुछ हमको मौलिक कर्तव्य भी हैं। वो कर्तव्य क्या क्या हैं? तो दोस्तों, हम देखेंगे भारत
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी नागरिक, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, रक्षा, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ये हमारे कर्तव्य हैं। दोस्तों, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें आदि, ये हमारे मूल कर्तव्य है दोस्तों। तो इन कर्तव्यों का हमको पालन भी करना चाहिए और जो हमें अधिकार प्राप्त है उनकी रक्षा हमको करनी चाहिए। मानव अधिकार दोस्तों, मानव अधिकार के बारे में हम जानेंगे। मानव अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त एवं प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा पोषित है। वे परिस्थितियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व विकास तथा उससे स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है। मानवाधिकार अर्थात मानव को प्रकृति से प्राप्त वे अधिकार जिनका समुचित प्रयोग कर मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़े। मानवाधिकार अर्थात मानव को प्रकृति से प्राप्त वे अधिकार जिनका समुचित प्रयोग कर मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़े, ये मानवाधिकार है। मानव अधिकार का क्षेत्र दोस्तों, मानव अधिकार का क्षेत्र भी सीमित है। मानव अधिकार का क्षेत्र भी बताया गया है, तो उसको हम रेट करेंगे। दोस्तों, मानव अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, सीमित नहीं, अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। सामान्यतः इन अधिकारों को समझने के लिए इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखो दोस्तों, हमको हमारे जो मानव अधिकार क्षेत्र इसका बहुत व्यापक है। इसमें क्या क्या है? नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। अब इसको समझने के लिए इसके भाग दे रखे हैं, तो हम इनको रेट करेंगे। नंबर 1 है वे अधिकार जो प्रत्येक मानव के लिए जन्मजात होते हैं और उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। नंबर 2 है दोस्तों वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए मुख्य आधार होते हैं। नंबर 3 है वे अधिकार जिनको पाने के लिए उचित सामाजिक दशाओं अथवा परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। नंबर 4 है वे अधिकार जो मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं व मांगों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, ये 4 भागों में बांटा गया है। फिर आता है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पारित किया था। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को पारित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष इस घोषणा की वर्षगांठ विश्व के सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। घोषणा क्या है? घोषणा में क्या कहा गया था दोस्तों? तो घोषणा में क्या कहा गया था हम देखते हैं। सभी व्यक्ति से स्वतंत्र हैं, जन्म से स्वतंत्र हैं और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर हैं। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति
संपत्ति तथा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसकी घोषणा थी? मानव अधिकार जो 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया गया था, उसमें ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा में घोषित किया गया था, उसमें यह घोषणा की गई थी। सभी व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्र है और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति तथा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, फिर आता है मानव अधिकार व उनका संरक्षण। मानव अधिकार व उनका संरक्षण दोस्तों हम देखेंगे, शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को विभिन्न सामाजिक स्तरों तक पहुंचाया जा सकता है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता जगाने में निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाना, ये इसमें शामिल किए गए हैं। फिर दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो, फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना। दोस्तों, समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि के द्वारा प्रचार प्रसार करना। बैठकों, संगोष्ठियों में मानव अधिकार व संरक्षण पर चर्चा आयोजित करना। दोस्तों हम देखेंगे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु हमारे देश में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन 6 जनवरी 1992 को किया गया है। भारतीय संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से प्रभावशील है के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायत्ता प्राप्त संगठन है, जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना, इसके साथ साथ मानव अधिकार संरक्षण मानव अधिकारों को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का कार्यालय भोपाल में स्थित है। जिन लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता है वे आयोग के माध्यम से अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। फिर आता है आयोग के पास शिकायत भेजने का तरीका। तो आयोग के पास शिकायत कैसे भेज सकते हैं, उसका तरीका है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साधारण कागज पर लिखकर सीधे ही आयोग के कार्यालय में शिकायत भेजी जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने हेतु वकील की आवश्यकता नहीं होती है। शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी भी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है, न ही शिकायत पत्र पर स्टाम्प टिकट लगाया जाता है। फिर दोस्तों देखेंगे हम लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें। तो हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करना व उसे सफल बनाना, लोकतंत्र की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है। शिक्षित जनता लोकतंत्र में जनमान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक जन सामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भलीभांति नहीं समझेगा, तब तक उसकी सहभागिता ना तो प्रभावशाली होगी और ना ही अर्थपूर्ण रहेगी। इसके लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक
है। यह आवश्यक है कि नागरिक स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझें और उन पर अपने विचारों को व्यक्त करें। अशिक्षित नागरिक अपने स्वविवेक से ना तो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और ना ही वह राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर अपनी गंभीर राय दे सकता है। नागरिकों का शिक्षित होना लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। नागरिकों का शिक्षित होना ही लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। जब तक नागरिक शिक्षित नहीं होगा तो वो हर किसी को वोट कर देगा, किसी के प्रति लाचार होकर जागरूक नहीं रहेगा तो वो सही से अपना निर्णय नहीं ले पाएगा। फिर है राजनीतिक जागरूकता। तो जागरूकता का अभिप्राय है राजनीतिक जागरूकता का नागरिकों में राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए तथा उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से सोचने और विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। सरकार के कदम और प्रयत्न किस सीमा तक जनहित को प्रभावित करते हैं तथा किस सीमा तक उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नागरिकों में होना चाहिए। नागरिकों की विवेकशीलता के अभाव में प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। नागरिकों में इतनी समझ होना चाहिए कि वे स्वतंत्र विचार विमर्श द्वारा अपने झगड़े सुलझा सके। राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नागरिक अप्रजातांत्रिक तरीकों का सहारा नहीं लेता। दोस्तों स्वतंत्र प्रेस, तो यहाँ पर है स्वतंत्र प्रेस। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रता का सरकार द्वारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है। जनहित के प्रश्न प्रेस द्वारा उठाए जाते हैं। स्वतंत्र प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। फिर आता है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक समानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। समाज में जब तक ऊंच नीच, गरीब अमीर और छुआछूत आदि के भेदभाव रहेंगे, लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार आर्थिक असमानता सदैव समाज के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक मनमुटाव को जन्म देगी और इसके कारण असंतोष में वृद्धि होगी। इसलिए ऐसा समाज चाहिए जिसमें गरीब अमीर का अंतर कम हो जाए और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भेदभाव नहीं हो। जाति बिरादरी की संकीर्णता प्रजातंत्र के लिए बाधा है। दोस्तों क्या है, सामाजिक और आर्थिक समानता लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। जब समाज में जब तक ऊंच नीच, अमीर गरीब और छुआछूत आदि के भेदभाव रहेंगे, लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार आर्थिक असमानता सदैव समाज के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक मनमुटाव को जन्म देगी और इसके कारण असंतोष में वृद्धि होगी। इसलिए ऐसा समाज चाहिए जिसमें गरीब अमीर का अंतर कम हो जाए और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भेदभाव नहीं हो। जाति बिरादरी की संकीर्णता प्रजातंत्र के लिए बाधा है। दोस्तों इस वीडियो को आपने अंत तक देखा,